देखिए, लगातार केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। उनके जाल में उनकी पिच पर भी एक खेलने लगे और ये उनके ऊपर सीबीआई और ये सब जो हो रहा है उसकी वजह से ये दबाव में आ रहा है। राज्यपाल गौतम ने कोई बड़ी बात नहीं कही और इस पर स्टैंड करना चाहिए। बाबा साहब की प्रतिज्ञा पर अरविंद केजरीवाल भी तो बाबा साहब की बात करते हैं। नागालैंड 371 लागू है ना, वहाँ भी 2 संविधान 2 झंडा है, बिल्कुल, और परमिट लेके जाना पड़ता है। तो 371 क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? 370 चूंकि कश्मीर में मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, ये इनको बर्दाश्त नहीं। एएसआई ने पूरा डिक्लेयर, क्योंकि उसमें भी बीएचयू के कुछ लोग थे जो आरएसएस से जुड़े थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बुद्ध अवशेष मिला है इसे। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर इस वक्त आम आदमी पार्टी से आई है। आम आदमी पार्टी के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने का कारण है बीजेपी की छिछली राजनीति। और अंदर खाने क्या बात चल रही है वो आने वाले दिनों में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के सबसे बड़े बहुजन नेता राजेंद्र पाल गौतम ने आज आम आदमी पार्टी के मंत्री पद से, दिल्ली सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उसका गुजरात पे और देश की राजनीति पे क्या असर पड़ने वाला है, मैं आज बात करने वाला हूं फजील साहब से। फजील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक पे। और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को, राजेंद्र पाल गौतम के फैसले को, और देश की राजनीति को क्या असर देखेंगे? देखिए, लगातार केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। उनके जाल में उनकी पिच पर भी एक खेलने लगे और ये उनके ऊपर सीबीआई और ये सब जो हो रहा है उसकी वजह से ये दबाव में आ रहा है। राज्यपाल गौतम ने कोई बड़ी बात नहीं कही और इस पर स्टैंड करना चाहिए। बाबा साहब की प्रतिज्ञा पर अरविंद केजरीवाल भी तो बाबा साहब की बात करते हैं। हाँ, फोटो खूब लगा, तो स्टैंड करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इस्तीफा तो दिया नहीं होगा, लिया होगा। जी, केजरीवाल ने इस्तीफा लिया होगा। अच्छा, उनके पर दबाव बनाया है, नहीं तो कोई मंत्री इस्तीफा थोड़ी देगा। और वो इस्तीफा ही मांगा जाता है, किसी को बर्खास्त थोड़ी करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करते तो बर्खास्त कर देते। लेकिन अगर बर्खास्त करने की नौबत आती, गौतम जी को इस्तीफा नहीं देकर के स्टैंड करना चाहिए था। कि और बर्खास्त कर दो। बर्खास्त तक का इंतजार करना चाहिए था। मंत्री जीवन भर तो आप रहेंगे नहीं, आज नहीं कल छोड़ना ही है पद को। तो बेहतर यही होता है कि आज पूरा समाज, ये अकेले उनकी तो नहीं है ना, लाखों लोग वहाँ थे। और रजत पर गौतम जी तो वहाँ क्या नाम उनका, वो मौजूद थे वहाँ। प्रतिज्ञा तो अम्बेडकर जी ले रहे थे, मैंने देखा वो वीडियो। तो कोई ऐसी बात तो नहीं थी। और जिस तरह से इसको ये बताया जा रहा है कि हिंदू विरोधी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू विरोधी तो कोई बात नहीं हुई, मेरे हिसाब से तो नहीं हुई। लेकिन यदि आपको लगता है हर चीज़ आप धर्म को, आप क्यों, धर्म अपने आप में, लोग आके धर्म में बचते हैं और हम यहाँ के लोग हमसे कहते हैं धर्म बचाना है, धर्म बचाना है। अरे हम परेशान होते हैं तो धर्म में आके अपने को बचाते हैं और हम धर्म बचा रहे हैं। यानी धर्म इतना कमजोर है कि उसको बचाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है। गुजरात में कैसे देख रहे हैं? गुजरात में नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करके अपने नजरिए से जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छा, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे जा रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि अभी निर्णायक दौर में चीज़ें हैं। इनकी भी, ये भी जो है बीजेपी की तर्ज पे ही राजनीति करते हैं कि हल्ला मचाना और पूरे दिल्ली से, और बड़का हिंदू एक छुटका हिंदू, ऐसा है। नहीं, यहाँ जो सिविल डिफेंस के लड़कों को 30,000 की नौकरी दे रखा है ना सरकार ने, केजरीवाल जी ने, ये लोग सादा ड्रेस पहन के गुजरात पहुँच जा रहे हैं। 25-30 हज़ार से ज़्यादा ही संख्या है इनकी। कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो साहब? अरे सर, हम बता रहे एकदम सही। पंजाब भी ये लोग गए थे। अच्छा, सिविल डिफेंस के यहाँ क्या काम है? कोई काम करते हैं ये लोग? 2-4 लोग बसों में देखते हैं, और कोरोना के टाइम में चालान काटते थे जबरदस्ती। तो सिविल डिफेंस के लोग सादे ड्रेस में पंजाब भी जाके भीड़ लगाए, अब गुजरात में भीड़ लगा रहे हैं। ये सिविल डिफेंस के लोग हैं जो 30,000 महीना परसेप्शन बनाने के लिए। देखिए, वहाँ पे ओबीसी SC ST की ताकत को केजरीवाल जी समझते भी होंगे या नहीं समझते होंगे। वहाँ कौन उनके साथ है? नहीं, कौन बनिया उनको वोट देगा? अगर केजरीवाल तो बनिया है। बनिया है क्या? नहीं, बनिया के नाम पे दे देगा वोट। देखिए, सवर्ण क्लास और बनिया कभी नहीं जाएगा अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में भी नहीं देता है, पंजाब में भी नहीं दिया। कौन देता है? ओबीसी SC ST बहुत व्याकुल है, वो लीडर खोज रहा है।
SC ST OBC की दिक्कत क्या है कि लीडर्स नहीं है उनके पास। और आप कह रहे हो कि उनको भी बिट्रे कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। हाँ, तो ये जो अब सुन लीजिए, वहाँ पे कुछ मुसलमान जो लगता है बीजेपी से उनको है, तो वो लोग जाके भीड़ लगाते रहे। बाकी कौन वोट दे रहा है? पटेल वोट दे रहा है? नहीं, पटेल तो नहीं देगा। राजपूत ब्राह्मण बनिया देगा। तो ओबीसी में ब्राह्मणों की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ब्राह्मण समाज को बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं। अभी बीजेपी ब्राह्मण को बीजेपी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, ब्राह्मण बीजेपी को कभी नहीं, अभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, छोड़ने को तो एक दिन लगेगा। अच्छा जी। अरे सर, कांग्रेस को आने दीजिए पावर में। क्या बात। जैसे ही आपको लगा कि राहुल गांधी के साथ मुसलमान है, ओबीसी, लोमड़ी वाली थ्योरी में आप भी बिलीव करते हैं? सुनिए पूरी बात। जैसे ही लगा ब्राह्मण को कि OBC SC ST के लोग अब कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे पहले ब्राह्मण आएगा कांग्रेस में। और राहुल जी ने फिर उसके बाद मंत्री बनेगा, सारा पद, संगठन का पद कांग्रेस को पूरा हाईजैक कर लेगा। अभी जो लोग पैदल चल रहे हैं ना, वो बेचारे फिर पैदल चलेंगे। तो कांग्रेस फिर वही गलती करेगी जो पहले कर चुकी है। अब अगर नेचर को तो वही ऐसा ही लगता है। इसके पहले भी कई बार कांग्रेस पर मुसीबतें आई हैं। कांग्रेस ने, उन्हीं लोगों ने मुसीबत खड़ा की, और फिर इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी के बाद उन्हीं लोगों को तो आगे बढ़ाया। देखिए, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश होती है। मुसलमान के खिलाफ कांग्रेस भी रहती है। इसका उदाहरण मैं बता सकता हूँ। बांग्लादेश इंदिरा जी जीत चुकी थी, इंदिरा गांधी जीत चुकी थी ना, चाहती तो अपने देश मिला सकती थी। लेकिन अलग देश बना दिया। इसलिए बना दिया कि मुसलमानों की आबादी देश में ना बढ़े। अरे भाई साहब, समझे आप मेरी बात? हाँ, समझ गया मैं। बांग्लादेश जीतने के बाद भारत ने जीता था उसको। हमारी सेनाओं ने जीता था। बिल्कुल। चाहते तो भारत में मिला करके और बांग्लादेश आ जाता, तो आज चाइना हमको आंख नहीं दिखा पाता। बीच में सारा हमारे पास पूरा जगह होती लड़ने की। यदि बांग्लादेश हमारे पास नहीं, चिकन नेक खत्म हो जाता। नहीं, चिकन नेक तो छोड़ दीजिए। चिकन तो भूटान है बगल में। बांग्लादेश रहता तो ये लोग भी नहीं जाते ना हमारे साथ। आज देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होती। यदि पाकिस्तान बांग्लादेश भारत में होता, तो हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा मजबूत होती। नहीं, दोनों की होती। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी संख्या मजबूत होती। तो क्या ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते कि तब क्वालिटी की बात करते? कौन अच्छा काम कर सकता है? ये तो बहुत बड़ा नुकसान मुसलमानों को, ना तो यहाँ माइनॉरिटी बना दिया बीजेपी, और वहां जाके मुहाजिर बना दिया। ना वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में मुसलमान भारत का है, और भारत में माइनॉरिटी है। तब ना बाबा जी लोग कह रहे हैं कि मार डालेंगे मुसलमानों को, कत्लेआम कर देंगे। बीजेपी की पिच पे खेल रही हैं। मतलब सॉरी, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस ने सिस्टम बनाया, जो कांग्रेस ने हरकतें की, वो आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी उसी पिच पे खेल रही है। देखिए, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने देश के, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मिनिस्टर बने। क्यों बने? वो तो गए कांग्रेसी नहीं थे। तो संघ को कहीं ना कहीं नेहरू जी मैनेज किए, और उन्होंने ही कश्मीर के 370 की बात शुरू की। नागालैंड के 371 की बात नहीं शुरू की। नागालैंड 371 लागू है ना, वहाँ भी 2 संविधान 2 झंडा है। बिल्कुल। और परमिट लेके जाना पड़ता है। तो 371 क्यों नहीं खत्म कर रहे? 370 चूंकि कश्मीर में मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, ये इनको बर्दाश्त नहीं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जवाहरलाल नेहरू जी को रोकना चाहिए था कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। लाल चौक पर झंडा फहराना चाहते हैं। अब देश तो आज़ाद हो गया, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, कहीं झंडा फहरा जाएगा, दिक्कत क्या है? लखनऊ में फहराओ, गुवाहाटी में फहराओ, कलकत्ता में फहराओ, कश्मीर के लाल चौक पर, पूरा देश हमारा है। वो झंडा फहराने पर विवाद क्यों खड़ा कर दिया गया देश में? समझे आप मेरी बात? हाँ, मैं समझ गया। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज़ादी के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले कहा कि हम कश्मीर में झंडा सेंध लगा दी। अरे क्यों नहीं? झंडा तो वहाँ फहरा ही जाता था ना। आज़ादी हो गई, देश हमारा, तो झंडा क्यों नहीं फहराएंगे? उसमें विवाद क्यों खड़ा कर दिया गया? हम लोग, अच्छा, जो अगर झूठ जोर जोर चिल्ला के बोला जाए, वो सच हो जाता है। देखिए, यही मैं कहता हूँ, जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में एक मीडिया के माध्यम से शोर मचाया गया, मिल गया शिवलिंग, मिल गया, उसके चलते उस शोर से अदालतें भी प्रभावित हो गई। अदालतें भी प्रभावित हो गई। बिल्कुल। आज मजबूर है अदालत को सच पता है, लेकिन मॉब के दबाव में अदालत आज उस पर सही फैसला नहीं फैसला ले रही। वो शोर मचा दिया गया ना। ठीक बात। तो किसी को, आपको ही अगर सीढ़ी से उतरिए और 10 आदमी पीछे से बोले चोर 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 चोर, तो सारा मोहल्ला तो आपको चोर समझ के आपको दौड़ा लेगा। यही इसी पॉलिसी पर इस देश में मंदिर मस्जिद की लड़ाई चल रही है। मीडिया उनका है, तो मीडिया से शोर मचवाते हैं। और इसी राजनीति की बलि जो है एक बहुजन नेता चढ़ गया। कल मेरा एक डिबेट था, कल फैसला आने वाला था शिवलिंग पर, बनारस कोर्ट का। तो डिबेट में मैंने यही बात कही कि ASI की खुदाई कराना चाहते हो,
या एएसआई से रिपोर्ट लाना चाहते हैं। हमने कहा कि बाबरी मस्जिद में भी एएसआई ने रिपोर्ट दिया जब, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों नहीं माना। एएसआई को किसी ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों? एएसआई ने कहा कि ये बुद्ध स्तूपा है। बाबरी मस्जिद के नीचे जो शिलालेख मिली, वो बुद्ध स्तूपा है। वहां बुद्ध स्तूपा था, कुबेर टीला था। एएसआई ऐसा कह रहा है। एएसआई ने लिखित बाकायदा प्रमाण कोर्ट में पेश किया है। और एएसआई की रिपोर्ट को इन लोगों ने 120 गड्ढे होने थे वहाँ, 20 गड्ढे खोद के बंद कर दिए, क्योंकि वहाँ पे आपके कुशीनगर जैसा मिलने लगा। अच्छा जी, एएसआई ने पूरा डिक्लेयर, क्योंकि उसमें भी बीएचयू के कुछ लोग थे जो आरएसएस से जुड़े थे, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बुद्ध अवशेष मिला है इसमें, पूरा डिक्लेयर नहीं। लेकिन मीडिया ने देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या चलाया था। मीडिया ने चलाया था कि जो उस ढांचे के नीचे मिला है वो कुछ ऐसा है जो कि नॉन इस्लामिक है। उन्होंने ऐसा कहा था। हम तो कह रहे हैं कि बुद्ध स्तूपा था। और जब नींव पड़ी राम जन्मभूमि की, जब शिला खोदी गई नींव, तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली उसमें, सबने देखा उसमें, तो वो तो बात साबित हो गई। तो मैंने तो कहा, लेकिन बुद्ध समाज तो बहुत बड़ा सवाल उठा सकता है इस पे। उठाया ना, कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया उन लोगों पे। 5 लाख का जुर्माना लगा दिया सवाल पे। 2 लाख पे ये भंते जी गए थे कोर्ट में, तो उस पर कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया इनके ऊपर। अच्छा। और अंबेडकर जी, क्या नाम बताया उनका, राजरतन जी ने एक पिटीशन फाइल की थी कि उसको कहीं संग्रहालय में रखा जाए। तो ये लोग तो खुद पीछे हट गए और कोर्ट ने कहा कि आप बहुत लेट आए हैं। अच्छा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंच गया, तब ये लोग कहे कि ये बुद्ध अवशेष है, तो बुद्ध को भगवान बुद्ध को दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि आप लोग बहुत लेट आए, इनकी सारी पिटीशन खारिज कर दी। और दोबारा जब फैसले के बाद इन्होंने दाखिल किया, तो उस पर इनको जुर्माना लगा दिया। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा ये कि गुजरात में क्या होगा इस इतने बड़े फैसले के बाद, गौतम जी के इतने बड़े फैसले के बाद गुजरात में क्या होने वाला है? गुजरात में बहुत बड़ा डैमेज होगा क्या? एक चीज़ और अभी छूट गया मेरा। ज्ञान माफी मस्जिद में जो लोग ये कह रहे हैं ना, नीचे संस्कृत, कहीं भी अगर संस्कृत में है तो सनातनी या हिंदू धर्म के बारे में है, लेकिन पाली भाषा में अगर कहीं कुछ मिलता है, पाली भाषा में, तो उसको भगवान बुद्ध का ही बुद्धिज्म से कनेक्ट होगा, बिल्कुल कनेक्ट होगा। तो मैं तो यही कर रहा हूँ कि आप उसको जो आप बताओ ना कि किस भाषा में लिखा है। ज्ञान माफी के नीचे फंस जाएंगे। ज्ञान माफी के नीचे जब तहखाने में ये लोग गए हैं, देखिए 83,000 बुद्ध स्तूपा को पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ा था। ये पूरा इतिहासकार जानते हैं, दुनिया भर के इतिहासकार जानते हैं। बिल्कुल। पुष्यमित्र शुंग ने 83,000 बुद्ध स्तूपा को तोड़ा था। वो 83,000 बुद्ध स्तूपा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? 83,000 बुद्ध स्तूपा जो देश में बना था, वो कहाँ चला गया? उसी के अवशेष जगह जगह ये कहते हैं मंदिर तोड़ दिया, बाबर ने तोड़ दिया, अकबर ने तोड़ दिया। किसी बाबर अकबर ने नहीं तोड़ा। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्तूपा तोड़ा था और बहुत से बौद्ध मंदिरों को उन्होंने मंदिर में तब्दील कर दिया है। राजरतन अंबेडकर साहब का बहुत वीडियो मैंने देखा है इस पर, बोले वो। तो वो जो जहाँ जहाँ पाली भाषा मिलेगी वो बौद्ध अवशेष है। और वहाँ भी खुदाई में पाली भाषा के शिलालेख मिले हैं। आज ने एएसआई की खुदाई में मिला है पाली भाषा में, और उस पर बाकायदा आरएसएस ने किताब लिखी है, अयोध्या का सच। आरएसएस किताब, मेरे पास वो किताब भी है, अयोध्या का सच जी। उसमें पाली भाषा का जो शिलालेख 2 खंड में मिला है, वो पाली भाषा में लिखा है। तो मैंने तो ये कहा था कि निष्पक्ष इसका कार्रवाई हो। यदि मुसलमान कहे तो मुसलमान को दे दिया जाए, हिंदू का है तो हिंदू को दे दिया जाए, यदि बौद्ध का है तो बौद्ध को दे दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल निष्पक्ष बात है। आप हम कह रहे कोई भी मस्जिद या कोई भी मंदिर, सबकी जांच कराओ आप। अगर उसमें कहीं भी अवशेष बुद्ध भगवान का मिलता है या पाली भाषा में कुछ, ये तो हम तो इसी सब में फंसे रह जाएंगे ना कि मंदिरों का जांच करवा ले, मस्जिदों का जांच करवा ले। अभी देश जो है, हम लोग बांग्लादेश से भी पीछे हो गए इकोनॉमी में, और अभी ये बाबरी मस्जिद का मामला हल हो गया। सबने, मुसलमान ने भी कहा कि चलो इस पर विवाद खत्म करते हैं, बात खत्म करके। कोई मुसलमान जो है कुछ नहीं किया, धरना प्रदर्शन कुछ भी डिमांड नहीं किया। उसके बाद सबने ये कहा था कि कोर्ट ने भी ये महसूस किया था कि अब इसके बाद 91 वर्शिप एक्ट है, अब जो है हम लोग कोई इस तरह का विवाद नहीं करेंगे। 98 वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट कानूनी परिधि में घुमा करके, अदालत को धोखा दे करके ज्ञान माफी का केस इन्होंने डाल दिया, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, और यहाँ तक कार्रवाई पहुंच गई। तो जब इस तरह का अभी ज्ञान माफी है, फिर मथुरा है, इसके बाद 5,000 और मस्जिदें हैं जहाँ शिवलिंग है इनके हिसाब से। उसके बाद 25,000 में जाएंगे, फिर 5 लाख मस्जिदों में जाएंगे। पूरे देश की मस्जिदों में ही खुदाएंगे। अगले 100 साल हम लोग इस 100 साल
इस राजनीति से नहीं निकल सकते। हाँ। हिंदू अपना मंदिर बचावे, मुसलमान अपना मस्जिद बचावे। हाँ। भूखा बच्चा मर जाए, दवाई के बगैर मर जाए, सड़कें टूट जाएं, अस्पताल नहीं रहे, रेल नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी 200 रुपए का $1 बिके, कोई दिक्कत नहीं है। डीजल पेट्रोल मतलब जरूरत नहीं चाहिए, साइकिल से चलिए, पैदल चलिए, लेकिन धर्म के लिए, भगवान के धर्म की बचाइए आप। धर्म खत्म हो रहा है, हम अपना धर्म बचा रहे हैं, हम अपनी मस्जिद बचा रहे हैं। हाँ। और ये भगवान को बचा रहे हैं। हाँ। धर्म मंदिर बचा रहे हैं। भाई साहब, जब देश में 91 पे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सारे वरिष्ठ नेता, पूरी पार्लियामेंट बैठ के ये तय की थी। उसमें मतलब ये आपकी जो अदालती सदन के अंदर जो प्रक्रिया चल रही थी कानून बनाने की, उसमें बाकायदा इसका मेंशन है कि बाबरी मस्जिद छोड़ करके 1948 के बाद किसी भी मंदिर मस्जिद का विवाह इस देश में नहीं होगा। 91 वर्शिप एक्ट पास हो गया। हाँ। तो अब आप कुछ कानून को नहीं मान रहे। आप 91 वर्शिप एक्ट, चलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो सकता है मान जाए, लेकिन आपने तो देश में एक बवाल खड़ा कर दिया ना। जहन कैसे बदलेगा? परसेप्शन बना दिया। जहन कैसे बदलेगा? अब लोगों के दिमाग में ये है कि मुसलमान जो है हमारा मंदिर कब्जा करके बैठा है, इसको कैसे बदलेंगे? हमको बहुत दुख होता है अगर कोई कहता है कि आप मंदिर पे नमाज हो रही है। नहीं भाई, हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, अभी तो मस्जिद है ना वहां पे। आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये 2000 साल पुराना है? 1400 साल बाद का तो इस्लाम, उसके बाद मस्जिद बनना शुरू हुई। भारत में तो उसके बाद आया, और क्या? अरे सूफी के टाइम में आया। तो पहले से अकबर ने, बाबर ने, जो भी 700 साल होगा। अरे सब एक बादशाह के मस्जिद बनाएगा, छोटी सी मस्जिद बनाएगा क्या? मक्का जैसा मस्जिद बनाएगा? बादशाह औरंगजेब जैसा बादशाह आएगा बनारस में मस्जिद बनाने? और हम तो कह रहे हैं वो अगर होगा भी तो बौद्ध होगा, वो ध्वंसावशेष पर कोई मस्जिद बना दिया, देखे कि न्यू नहीं डालनी पड़ेगी, चलो ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन अभी तो मस्जिद है ना। मैं कह रहा हूँ कि नीचे क्या है, हम भी इस पर हैं, लेकिन अभी तो मस्जिद है ना भाई। अब जो चीज़ आपके बगल में मंदिर है, आप पूजा कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, दिक्कत क्या है आपको? उसी जगह पे मंदिर है, उसी जगह मस्जिद है, तो दिक्कत क्या है? अगर आपका कोई दिक्कत है राजनीति को। दिक्कत है हमेशा राजनीति को कि भैया देश की जनता को इसमें फंसाया रखा जाए कि आपका मंदिर कहाँ, मेरा मस्जिद कहाँ, ये सब में फंसाए रखिए और वोट लेते रहिए। आखिरी सवाल पे मैं आना चाहूँगा फजील भाई कि गुजरात में क्या इम्पैक्ट होने वाला है इतने बड़े डिसीजन का? गुजरात में क्या आम आदमी पार्टी को डैमेज हो जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी बिहार में भी गई थी चुनाव लड़ने, उत्तर प्रदेश में भी गई थी। पंजाब में तो वो दिल्ली से पहले सक्सेस हुए थे, 5 सीट जीत के आए थे पहले, तो पंजाब का विषय अलग है। गुजरात में आप देख लीजिएगा, जमानत नहीं बचेगी। जमानत नहीं बचेगी? मैं कह रहा हूँ लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में होगी। नहीं, मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, मेरा पॉलिटिकल राजनीतिक अनुभव, जितना असर्ट आम आदमी पार्टी इस वक्त गुजरात में कर रही है शायद ही किसी पार्टी ने किया। दिल्ली के डिफेंस में जो बच्चे का सिविल डिफेंस वाले हैं, वो जाके भीड़ लगा रहे हैं। लेकिन परसेप्शन तो बन जाएगा नहीं ना? बनता ना परसेप्शन। उनके साथ प्रियंका क्या कितनी भीड़ होती थी, क्या वोट मिला उत्तर प्रदेश में? बोलिए। तेजस्वी यादव के साथ बिहार में जितना भीड़ होती थी, 300-200 सीट की उम्मीद थी लोगों को आने की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव के यहाँ भीड़ होती थी, प्रियंका के यहाँ भीड़ इसलिए लगाई गई कि अखिलेश का वोट डाइवर्ट हो, मुसलमान कांग्रेस में जाए तो अखिलेश यादव हार जाए। लेकिन जब वोट देना होता है ना, तब आदमी अपने दिमाग से बात करता है। बटन दबाने के समय 2 घंटा पहले सोचना शुरू करता है कि अब क्या करना है। 2 घंटा पहले? जी, आज सुबह को अगर उसको 8 बजे वोट डालना है, तो सुबह जैसे ही उठेगा वहां से और बटन दबाने तक वो सोचता है कि अब हमको क्या करना है। ये भारत की जनता है। आरएसएस को अब लोग समझ चुके हैं। अब वो जो खेल करते थे ना, भीड़, अन्ना हजारे और जयप्रकाश नारायण के साथ भीड़ लगा दिया, क्या हुआ उनका? कोई देश में परिस्थिति बदल पाए देश को? ठीक है, आप एक सरकार को बदल सकते हैं, सरकार बदलने से तो देश नहीं बदल जाएगा ना। सरकार तो सारी वही करती है। कौन विधायक कमीशन नहीं खा रहा है क्या? सांसद, कौन पार्टी का विधायक सांसद कमीशन नहीं खा रहा? वही खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो कैसे बदल जाएगा? जब ये विचार बदलेगा कि हमको न्याय करना है, ईमानदारी करनी है, कम पैसे में अपना जीवन करना है, और बल्कि सांसद विधायकों को कहना चाहिए कि हमारी 85,000 तनख्वाह रखिए, बाकी पैसा देश के लिए काम आएगा, ये कहना चाहिए। 50 लाख रुपए की चाय पी रहे मंत्री लोग। 50? कितना उनका बिल आता है एक महीने का? 50 लाख रुपए का चाय का बिल। एक महीने का? एक महीने का। ठीक है, मैं डरा दिया भाई, एक चाय 50 लाख। 50 लाख आप कम समझ रहे हैं? कितने मंत्री हैं देश भर में?
अब सोचिए कितने, वो समझ गया मैं। 16 लोग उनके साथ ट्रेवलिंग करते हैं। हाँ। 22 लोग ट्रेवलिंग करते हैं, पूरा डिब्बा। एक कैबिनेट मिनिस्टर जब एक काफिला चलता है पूरा, दूसरे जगह जाता है ना, हवाई जहाज पूरा हवाई जहाज बुक होता है उनका, अगर गुवाहाटी जाना है तो। भाई साहब ये खर्च, और हम तो ये सांसद और विधायकों से ये कह रहे हैं कि आप अपना तनख्वाह भी आधा कर दीजिए। सरकार से कहिए कि मेरी तनख्वाह इस मंदी के दौर में जहां लोगों की नौकरियां जा रही, आपको कुछ त्याग करना चाहिए ना। देखिए देश की राजनीति जो है इस सबसे बहुत दूर है अभी इतने बड़े फैसलों से। मेरे हिसाब से कि इतना बड़ा त्याग तो हमारे नेता नहीं करने वाले, जो मैं समझता हूं। लेकिन एक और बात देश की जनता को समझनी चाहिए कि जब तक आपके मुद्दों पर राजनीति जो व्यक्ति ना करे उसको वोट मत दीजिए, जो आपके सरोकार की बातें ना करे उसको वोट मत कीजिए। इतना मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर कल को बीजेपी बेरोजगारी की बात करने लगे, महंगाई की बात करने लगे, उसको भी कर दो वोट। मैं तो इतना भी कह सकता हूं। लेकिन बीजेपी कभी करेगी नहीं, क्योंकि उनको आसान राजनीति पसंद है। करने से तो नहीं होता ना। रोज बेरोजगारी, हम गरीबी से तो, हम अगर लोग बात करेंगे तो काम भी होगा। आजादी के बाद से लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आता है कि उन्होंने कहा था कि एक टाइम उपवास करेंगे और हम चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। अच्छा जी। उस समय लोगों ने, नववधुओं ने अपना मंगलसूत्र उनकी झोली में डाल दिया था कि आप मेरा ऑर्नामेंट ले लो लेकिन देश का मान झुकने मत देना। ये है देश का स्वाभिमान। उसके बाद एक भी नेता आपको नहीं मिलेगा जो देश के स्वाभिमान के लिए अपनी तनख्वाह भी दान कर दे। चलिए ठीक है। देखिए इस पूरी बातचीत के बारे में आपके जो भी विचार हो, सुझाव हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।